एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटे? जी, चैप्टर 7 हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ नेम्ड एज बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था। हमने कहा था बायो एनर्जेटिक्स ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स एनर्जी हमेशा किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। वो कब कैसे कन्वर्ट होती है ये हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा लिविंग ऑर्गेनिज़म से रिलेट करता है, इसलिए जो भी हम स्टडी कर रहे हैं हम लिविंग थिंग्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं। बायो ऑर्गेनिज़म्स, लिविंग थिंग्स, वाइल एनर्जेटिक्स, एनर्जी रिलेशन एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो you can define in easy words, it is the study in which energy relationship and energy transformation in living organisms are studied. फिर हमने कहा कि लिविंग थिंग्स के अंदर हर वक्त रिएक्शन होते हैं। हमने सेल्स की स्ट्रक्चर स्टडी कर ली है। हमने कहा है कि सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम, सेल में हर वक्त रिएक्शंस हो रहे हैं। देन रिएक्शंस के नतीजे में एनर्जी, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो एनर्जी को यूज़ करते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू इन चैप्टर 6 के एंजाइम्स जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें हमेशा एनर्जी यूज़ होती है, और जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनमें एनर्जी रिलीज़ होती है। तो फिर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में देखा, क्योंकि फूड स्टफ़ जो है वो मेन एनर्जी सोर्स है। ऑर्गेनिजम्स उस फूड स्टफ़ में मौजूद बॉन्ड को तोड़ते हैं और फिर उससे एनर्जी लेते हैं। कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की सूरत में सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती, काइनेटिक एनर्जी की सूरत में यूज़ हो जाती है, जबकि कुछ एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाती है। हमने कहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज़ नेम्ड एज ऑक्सीडेशन, while the gain of electron from an atom is named as reduction। जी, आज हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एटीपी। क्या होते हैं? द सेल्स एनर्जी करेंसी। बच्चों, आपके पास करेंसी होती है, पैसे होते हैं, आपकी पॉकेट मनी जो भी होते हैं, आप उसके ज़रिए से, उस पॉकेट मनी से, उस करेंसी से आप अपनी विल के मुताबिक कोई भी चीज़ ख़रीद लेते हो। इसी तरह सेल के पास एक ख़ास मॉलिक्यूल होता है, इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। एटीपी इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। एटीपी की पहले तो मैं फुल फॉर्म आपको बताऊंगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, राइट। एटीपी किसकी शॉर्ट फॉर्म है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड एंड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी किस तरह से है? जब सेल्स को मुख्तलिफ़ कामों को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी ख़ास तरीके से एनर्जी देता है वहाँ पे।
आज हम इस टॉपिक में एटीपी की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये एनर्जी को स्टोर करता है और कैसे एनर्जी करेंसी है, कब किस तरह से एनर्जी को देता है और किस तरह से स्टोर कर लेता है अपने अंदर। सबसे पहले एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ न्यूक्लियोटाइड and the main energy source. Main energy source for many cellular functions. बहुत सारे सेल के फंक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब वो फंक्शंस जो कि सेल के अंदर हो रहे हैं और उनको एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, हमने बायोमॉलिक्यूल्स को आपको शुरू में याद होगा 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मैक्रोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल भी प्रोटीन है, डीएनए है एंड आरएनए है। डीएनए एंड आरएनए, these are the macromolecules and cell prepared these molecules by using the energy from ATP। सेल के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होनी है उनके लिए भी एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करेगा। मूवमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डू यू रिमेंबर एक्टिव ट्रांसपोर्ट? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी। जो हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स जाते हैं वो खुद ब खुद चले जाते हैं, लेकिन जो लो से हाई की तरफ जाते हैं उनको एक ख़ास एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको भी एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करता है। सेलुलर फंक्शंस कौन कौन से हैं जिनकी लिस्ट बना रहे हैं? सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जिसमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए शामिल है। मूवमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये चैप्टर 4 में हमने ये टर्म्स पढ़ी थी। जब सेल इनटेक करता है फूड मटेरियल को, इंजेक्शन करता है, दैट वाज नेम्ड एज एंडोसाइटोसिस। डू यू रिमेंबर पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस? यस, पिनोसाइटोसिस में सेलुलर ड्रिंकिंग को नाम दिया था हमने, और फैगोसाइटोसिस जिसमें सेल takes in solid material। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है? जब जो मटेरियल्स अननेसेसरी हैं या जो मटेरियल्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकालता है। इन सारे प्रोसेस को होने में, मॉलिक्यूल्स को तैयार करने में, मूवमेंट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये वो फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी सेल यूज़ करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस मॉलिक्यूल को सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था, कार्ल लोहमैन ने डिस्क्राइब किया था। इसको मैं यहाँ पे साइड बॉक्स में ही गिवन है। फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था? एटीपी was discovered by कार्ल लोहमैन। ये साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में पूछा जा चुका है,
किसने डिस्कवर किया था इसको और कब? ATP was discovered by Carl Lohmann in 1929. And described as energy currency molecule by Fritz Lippmann. जिस पर्सन ने इसको एनर्जी करेंसी के तौर पे एक्सप्लेन किया था, फ्रिट्स लिपमैन, फ्रिट्ज लिपमैन इन 1941। जी, वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। कार्ल लोमैन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1929 में, और फ्रिट्ज लिपमैन ने इसको 1941 में सुजेस्ट किया था कि ये एनर्जी करेंसी है फॉर सेल, और ये नोबेल प्राइज़ विनर भी है। फ्रिट्ज लिपमैन जो है ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ये बातें आपने याद रखनी है। कब किसने इसको डिस्कवर किया था, ये अलहदा साइंटिस्ट है, और किस पर्सन ने इसको डिस्क्राइब किया था एज एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल, फ्रिट्ज लिपमैन ने इसको एज अ एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल या एनर्जी के रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। जहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है वहाँ पे ये ATP इन्वॉल्व होते हैं। इसको फ्रिट्ज लिपमैन ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था इन 1941, एंड ही वॉज ऑल्सो द नोबेल प्राइज़ विनर। नोबेल प्राइज़ विनर है फ्रिट्ज लिपमैन, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। हमने ये तो देख लिया है कि ये एक एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ATP को स्टडी करने से हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि ये कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है या कैसे एनर्जी स्टोर करता है। स्ट्रक्चर ऑफ ATP आप देखते हैं। ATP कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स। ATP कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स। अब वो सब यूनिट्स क्या है, इनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज एडेनिन। एडेनिन, एडेनिन क्या है? एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है, अ डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस, राइट। ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है, एडेनिन। इसको अब मैं यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ करके भी आपको दिखाती जाऊँगी ताकि आप इसकी स्ट्रक्चर को देख लें। स्ट्रक्चरली एडेनिन कैसा है, इसके 2 रिंग बनाने हैं। फर्स्ट रिंग में इसके 5 एजेस होंगे, डबल रिंग बनाना है हमने, राइट, इन दिस वे। और आपने भी इसी तरह से इसकी जो डायमेंशन दी गई है इसी तरह से ड्रॉ करनी है, इसको चेंज नहीं करना, राइट। दिस इज एडेनिन,
दिस इज व्हाट, एडेनिन। ठीक है जी। सेकेंड वन है राइबोस। राइबोस ग्लूकोज से बिलोंग करता है, कार्बोहाइड्रेट फैमिली से इसका ताल्लुक है। राइबोस भी एक शुगर है, ग्लूकोज का 6 कार्बन एटम होता है, जबकि राइबोस जो है 5 कार्बन एटम है। राइबोस क्या है? 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन शुगर। राइबोस, अब इसको भी ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे। राइबोस की पेंटागोनल शेप हम बनाएंगे क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन शुगर है। 1 2 3 4 and 5, राइट। इसको थोड़ा सा इस साइड पे ड्रॉ करती हूँ। दिस इज राइबोस। राइबोस। और बच्चों ये राइबोस और एडेनिन जब दोनों कंबाइन करती हैं, दे आर कोलेक्टिवली नेम्ड एज एडिनोसिन। एडिनोसिन, राइट। हमने कहा है कि एक एटीपी के 3 सब यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है एडेनिन, एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। This is the double ring nitrogenous base adenine. Then ribose, a 5 carbon sugar, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई शुगर है राइबोस। और राइबोस और एडेनिन कलेक्टिवली नेम्ड एज एडिनोसिन। एडिनोसिन। और तीसरा जो सब यूनिट है वो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, फिर वहाँ पे बताती हूँ। 3 phosphate groups, 3 phosphate groups in a linear chain. एक लीनियर चेन की सूरत में 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं इस राइबोस के साथ। इन दिस वे, दिस इज फर्स्ट फॉस्फेट, दिस इज सेकेंड फॉस्फेट, P इंडिकेटिंग फॉस्फेट। और इनके दरमियान में, इन फॉस्फेट्स के दरमियान में स्पेशल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। यू कैन सी हियर, these are the special type of covalent bond। बच्चों यही वो बॉन्ड्स हैं जो एनर्जी रखेंगे। कैसे? अब अगर हम इतना नाम देना चाहें, देखिए एडेनिन और राइबोस को नाम दे दिया एडिनोसिन का, ठीक है, एडिनोसिन का। अब ये है पूरा एटीपी का मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यू कैन सी हियर 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर हियर। बच्चों अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से 1 फॉस्फेट के साथ एडिनोसिन हो तो इसको कहते हैं AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मीन सिंगल, एक फॉस्फेट के साथ अगर एडिनोसिन रह जाए तो। और अगर 2 फॉस्फेट के साथ है, यहाँ तक स्ट्रक्चर है, तो याद रखिएगा इसको हम नाम देंगे ADP का, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब ये तीनों फॉस्फेट पूरी स्ट्रक्चर होगी इसके साथ,
तो हम इसको नाम देंगे, इस पूरी स्ट्रक्चर को यहाँ से लेकर कंप्लीट एडिनोसिन तक, इसको हम नाम देंगे ATP का, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी दोबारा देखते हैं, हमने कहा है कि ATP को की स्ट्रक्चर को देख के हम उसकी फंक्शन को इजीली समझ सकते हैं कि कैसे ATP एक एनर्जी करेंसी है। इसके अंदर मेन 3 सब यूनिट्स हैं। ये आपसे स्ट्रक्चर में शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ATP, तो आपको ये तीनों सब यूनिट्स के बारे में भी बताना होगा और उसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी होगी। ATP कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स, adenine, a double ring nitrogenous base, ribose, a 5 carbon sugar, 3 phosphate group in a linear chain linked with special type of covalent bond। और अगर ये 3 phosphate bond नहीं है, एक phosphate bond सिर्फ पाया जाएगा। देखिए एडिनोसिन इंडिकेटिंग एडेनिन एंड राइबोस, ट्राइफॉस्फेट, ये जो ट्राई डाई और मोनोफॉस्फेट है ये नंबर ऑफ फॉस्फेट को इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मोनोफॉस्फेट है, ये डाईफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट अटैच है, और यहाँ पर ट्राईफॉस्फेट है। ये जो बॉन्ड है दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नेम्ड एज टिल्ड बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ, ये क्या है, स्पेशल टाइप है ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नोन एज। अब देखते हैं कि ये बॉन्ड कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, टिल्ड बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या है, टिल्ड बॉन्ड। What is टिल्ड बॉन्ड, ये आपसे पूछा जा सकता है। Between the phosphate of ATP there are special type of covalent bond which is known as टिल्ड bond which store energy। एक खास अमाउंट इस बॉन्ड की सूरत में एनर्जी को स्टोर किए हुए है। बच्चों जब आप देख लें, पहली बात तो ये कि ये 3 फॉस्फेट ATP में पाए जा रहे हैं, और ATP के अंदर कितने फॉस्फेट बॉन्ड हैं, 1 and 2। याद रखिएगा कितने टिल्ड बॉन्ड हैं, 2 टिल्ड बॉन्ड पाए जाते हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। फॉस्फेट 3 है लेकिन बॉन्ड्स इन बिटवीन देम आर 2। ये MCQs में पूछा जा चुका है। 1 ATP मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मेनी टिल्ड बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, तो याद रखिएगा 2 टिल्ड बॉन्ड पाए जाते हैं। और कितने फॉस्फेट हैं, 3 फॉस्फेट हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, 3 फॉस्फेट के दरमियान में टिल्ड बॉन्ड है इसलिए 2 हैं। अब ये एक बॉन्ड जब टूटता है, ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा 7.3 किलो कैलोरीज, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ ATP energy is released। एनर्जी रिलीज्ड, इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब भी एक बॉन्ड टूटेगा। ऑन ब्रेकिंग ऑफ 1 टिल्ड बॉन्ड, जी अभी तक बच्चों हमने ये पढ़ लिया है ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है ये, एक न्यूक्लियोटाइड है और सेल के लिए एनर्जी करेंसी का काम करता है।
It is the main energy source for many cellular functions, for example synthesis of macromolecules, DNA, प्रोटीन, RNA. देन मूवमेंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है ATP, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी देता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में एनर्जी देने का काम करता है। फिर हम बात कर रहे हैं इसकी डिस्कवरी की, किसने डिस्कवर किया था और कब किया था। 1929 में कार्ल लोमैन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया और उसके बाद 1941 में इसको फ्रिट्ज लिपमैन ने, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया एज एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल, कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी देने का काम करता है। अब एनर्जी देने का काम इसलिए करता है कि उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, उसके अंदर ख़ास किस्म की बॉन्डिंग पाई जाती है और ये बॉन्ड्स जो हैं ये वो जो एनर्जी को कैप्चर करती हैं वो ये हैं टेल्ड बॉन्ड। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ATP के 3 सब यूनिट्स हैं। मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, एडेनिन और डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, राइबोस क्या है 5 कार्बन शुगर, और ये दोनों कलेक्टिवली एडेनिन और राइबोस क्या कहलाती हैं, एडिनोसिन। एडेनिन व्हेन कंबाइन विद राइबोस इट इज़ नोन एज एडिनोसिन, और जब इस एडिनोसिन के साथ यानी एडेनिन और राइबोस के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो जाएं इन अ लीनियर चेन, देन दे आर नेम्ड एज ATP। और ये ATP जब ये वाला आउटर फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज़ कर देता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो कितनी एनर्जी देता है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी के रिलीज़ करता है, और ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इट बिकम ADP। जब ये एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगा तो ये ATP से ADP बन जाएगा। और ADP भी अभी तक एनर्जी दे सकता है क्योंकि इसके पास अभी एक टेल्ड बॉन्ड मौजूद है। वो कैसे, ये बॉन्ड टूटेगा, अगेन 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी के रिलीज होंगे, दिस फॉस्फेट विल बी रिमूव्ड, रिलीज्ड एज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड द ADP बिकम्स AMP। इस तरह से याद रखें, दिस इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, this is adenosine diphosphate ADP and this is adenosine triphosphate। इसको हम इसी बात को मैं इक्वेशंस की सूरत में भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से ATP ADP में कन्वर्ट होता है और ADP AMP में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटे, ये MCQs में एनर्जी पूछी जा सकती है। ये सारी की सारी, टू विच फंक्शन सेलुलर फंक्शन ATP प्रोवाइड एनर्जी, फर्स्ट शॉर्ट ये आ सकता है, डिस्कवर किसने किया है, डिस्क्राइब किसने किया है, साइंटिस्ट के नाम पूछे जा चुके हैं एज अ शॉर्ट, स्ट्रक्चर ATP की शॉर्ट में पूछी जा चुकी है, आपने इसको सीक्वेंस के साथ बताना है, फर्स्ट मॉलिक्यूल एडेनिन है, सेकेंड राइबोस है एंड द 3 फॉस्फेट ग्रुप इन अ लीनियर चेन। ये स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट में भी पूछी गई है, MCQs में ये भी पूछा गया है। राइबोस इज अ डैश कार्बन शुगर, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, राइबोस इज अ 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो 5 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं यहाँ पे, 5 कार्बन एटम्स मिलकर ये राइबोस को बनाते हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन ब्रेकिंग ऑफ 1 टेल्ड बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड जो यहाँ पे फॉस्फेट को लिंक किए हुए है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा ये फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सूरत में, और ये बॉन्ड टूटने पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी 7.3 किलो कैलोरीज है, और यही वो एनर्जी है जब ये बॉन्ड टूट के रिलीज़ होगा, ये एनर्जी रिलीज़ होगी और सेल को मिलेगी ये एनर्जी, और सेल डिफरेंट फंक्शंस में एनर्जी को यूज़ करेगा। बच्चों 73 इसको
कैलोरीज में यहाँ पे तो 7.3 किलो कैलोरीज दिया हुआ है, और अगर सिर्फ कैलोरीज में दिया जाए तो ये 7300 भी है, 7300 कैलोरीज। दोनों वैल्यूज़ आपकी बुक में दी हुई हैं, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ कि आपको दोनों तरह से MCQs में पूछा जा सकता है। वो किलो कैलोरीज हैं, 7.3 किलो कैलोरीज, ठीक है, और 7300 कैलोरीज पर मोल। जी, अब देखते हैं ATP एनर्जी कैसे रिलीज करता है। ATP ये रिएक्शन हम यहाँ पे इस तरह से सम अप कर रहे हैं। जब ATP का आउटर मोस्ट टिल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP, डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट रिलीज हो गया है इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ ही साथ में एनर्जी जो रिलीज होगी यहाँ पे वो कितनी है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ये वो एनर्जी है जो यहाँ पर रिलीज होगी। और ATP जब एनर्जी रिलीज करेगा, किस सूरत में रिलीज की, क्योंकि एक टिल्ड बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया ये वाला, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI इंडिकेटिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और जिसके नतीजे में ATP जो है वो ADP बन जाएगा। यानी अब यहाँ पर 3 फॉस्फेट की बजाय 2 फॉस्फेट रह गए हैं। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से बता सकती हूँ, जब ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा और ये फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो गया, नाउ इट बिकम्स ADP, राइट, ADP बन गया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज हो गए। क्या ADP के पास एनर्जी है? यस, देयर इज 1 टिल्ड बॉन्ड, तो यहाँ पे फर्दर ब्रेकडाउन हो सकती है। ATP ADP में कैसे कन्वर्ट हुआ, यू कैन सी हियर। अब आप देखेंगे ADP फर्दर ब्रेक हो सकता है, अपने इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एक और फॉस्फेट जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सूरत में रिलीज हो जाएगा और ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, यहाँ पर AMP, मोनो मीन्स सिंगल फॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट will formed with the release of 1 inorganic phosphate and the amount of energy will be 7.3 kilocalories per mole। आप देख सकते हैं कि ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है और ADP फर्दर AMP में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ATP is the energy richest compound, energy rich compound, because it has too much energy in the form of these 2 tilde bonds. So ATP is the energy rich compound, while AMP, adenosine monophosphate, is an energy poor compound। AMP एनर्जी पुअर कंपाउंड है बच्चों, क्योंकि अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के पास कोई ऐसा टिल्ड बॉन्ड नहीं रह गया है जिसके ज़रिए से वो फर्दर एनर्जी देगा, इसलिए अब ये एनर्जी पुअर कंपाउंड है। हमारी सेल्स में, हमारी बॉडीज़ में हर वक्त मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सेल्स हर वक्त रेस्पिरेशन करते रहते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, फूड स्टफ को ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर CHO बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी है उसको ब्रेक करके, उस बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और याद रखिएगा कि उस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ATP प्रोड्यूस होते हैं।
AMP एनर्जी गेन करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेता है ADP में और देन ATP में कन्वर्ट हो जाता है। कब AMP ATP में कन्वर्ट होते हैं? जहाँ पे सेल्स के अंदर ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होंगे जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। वहाँ पर उस टाइम पर सेल्स ढेर सारे ATP बनाकर रख लेंगे। आप ये कह सकते हो ATP इज़ द सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब जब सेल को ज़रूरत होगी उस वक्त इस एनर्जी को यूज़ कर लिया जाएगा। जबकि जब एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शंस होंगे, जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करने की बारी आएगी, उस वक्त ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक होंगे ADP में, देन AMP में कन्वर्ट होंगे और एनर्जी सेल को देते चले जाएंगे, ठीक है। या ये ATP की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं या पुअर फॉर्म में जब चले जाएंगे तो AMP की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये एनर्जी करेंसी है। आप देखें जैसे आप अपने बैंक अकाउंट पे पैसे रखवाती हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ी, आपने निकलवाए, खर्च कर लिए। जब आपके पास एक्स्ट्रा पे मनी है आप उसको जाके दोबारा बैंक में सेव कर लेते हो। इसी तरह सेल के पास जब जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जब जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ATP को ब्रेक करता है ADP, देन AMP, और फिर उस एनर्जी को दोबारा से यूज़ कर लेता है। और ये सिलसिला है ATP का। हमने चैप्टर 4 में भी ATP का रेफरेंस दिया था। ATP इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और याद रखिएगा ये वो स्पेशल बॉन्ड्स हैं जो कि एनर्जी को रिलीज़ करने वाले हैं। जब ये ब्रेक होते हैं फॉस्फेट्स के दरमियान में तो ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, राइट। ये आपसे शॉर्ट में ये भी पूछा जा चुका है, हाउ ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP। तो आपको ये इक्वेशन के साथ एक पैराग्राफ की सूरत में आपकी बुक में उन्होंने बताया है। जब ATP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ब्रेक करता है, रिलीज़ करता है, आउटर मोस्ट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होता है और उसके साथ 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी के रिलीज़ होती हैं एंड ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP डाइफॉस्फेट। देन फर्दर हाउ ADP इज़ कन्वर्टेड इनटू AMP। तो ADP जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसके अंदर 2 फॉस्फेट हैं, यू कैन सी हेयर 2 फॉस्फेट, तो इनमें से ये वाला सेकेंड फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सूरत में और टिल्ड बॉन्ड टूट जाएगा, जिसके नतीजे में अगेन 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी के रिलीज़ हो जाएंगे और द मॉलिक्यूल बिकम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ATP को अगर AMP में चेंज होना है तो फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ADP, देन ADP कन्वर्टेड इनटू AMP। तो मैंने आपको बताया है ATP इज़ द एनर्जी रिच कंपाउंड वाइल AMP इज़ द एनर्जी पुअर कंपाउंड। और ATP सिंथेसाइज होते हैं, तैयार होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन वाले प्रोसेस में। जब सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वहाँ पर सेल ढेर सारे ATPs तैयार कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन देयर इज़ रेस्पिरेशन अकरिंग, तो उस दौरान में एनर्जी ढेर सारी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATPs। और जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर डिफरेंट फंक्शंस लाइक मूवमेंट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो उस वक्त वो जो सिंथेसाइज्ड ATPs हैं उनके अंदर लीनियर चेन में जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर मौजूद टिल्ड बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी को ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्वेश्चन मार्क करना है टू विच सेलुलर फंक्शंस ATP प्रोवाइड एनर्जी। सेकेंड लाइन से आप इसका आंसर मार्क करोगे पूरा पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में गिवन है स्ट्रक्चर ऑफ ATP, उसके नीचे स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब की गई है, वो आपने ड्रॉ भी करनी है। साइड बॉक्स में उसकी डिस्कवरी और उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ।
पेज 120 पे टिल्ट बॉन्ड के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है। आपसे ये पूछा जा सकता है, दिस बॉन्ड इज नेम्ड एज डैश बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या टिल्ट बॉन्ड। यू मस्ट रिमेंबर दिस बॉन्ड इज नेम्ड एज टिल्ट बॉन्ड। और कितनी एनर्जी रिलीज करता है? 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी के रिलीज़ होते हैं। 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी के रिलीज़ होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर में मिस्टेक आ गई तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इक्वेशन सही नहीं लिखी होगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह से जहन में रखना है कि कैसे ATP फर्स्ट ब्रेक इनटू ADP, ठीक है। ADP देन ब्रोकन डाउन इनटू AMP विद द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जी बेटे, ये आज का हमारा लेसन है। आज आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये शॉर्ट में जितने भी मैंने अभी शॉर्ट बोले हैं MCQs में आ चुके हैं सेवरल टाइम इस टॉपिक में से, और ये एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। हाउ ATP इज़ द सेल एनर्जी करेंसी, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ATP, तो आपको ATP को डिस्क्राइब करना होगा कंप्लीट, इसलिए इसको आज आपने अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफिज़ बेटे।